हाँ जी, सभी को नमस्कार। व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम पेपर था उसमें इतिहास पार्ट है, उस पर अपन पढ़ रहे थे। इसका शेड्यूल बना के मैं 1-2 दिन में शेड्यूल इसका जारी कर दूंगा। देखिए, पहले अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, बीच बीच में जब भी समय मिलता रहेगा मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ, निरंतरता वीडियो देने में कई बार हो सकता है कि मान लो आज वीडियो आ गई तो 2-3 दिन ना आ पाए, क्योंकि आपको पता है मेरी पोस्टिंग दूर है। तो फिर भी अपने प्रयास करेंगे कि आपको टेस्ट अपने निरंतर रखेंगे। मौर्यकालीन कला, साहित्य और विज्ञान का एक पार्ट हमने कर लिया था आपने अच्छे से। उसके बाद पार्ट 2 में बस इतना ही काम बचा था कि अशोक के जो अभिलेख हैं किसमें क्या बात है और जो साहित्य है उसको अपन ने पढ़ना था। एक राइटर है D.R. भंडारकर। ये एक ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी वो अर्थशास्त्र चाणक्य की नहीं है। D.R. भंडारकर एकमात्र व्यक्ति जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्यकालीन इतिहास लिखा है। इतिहास, इसका लेखन किस पर आधारित है? अशोक के अभिलेखों के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात आती है जूनागढ़ अभिलेख की। अभिलेखों को मैं आप पहले ये फैक्ट जो हैं वो पढ़ ले। अभिलेखों को आपको बता दूंगा कि कहाँ कौन सी भाषा किसमें क्या था, ये सामान्य बातें। चूंकि मौर्य काल में जो लेखनीय भाषा थी वो संस्कृत थी और जो सामान्य जन में प्रचलित भाषा थी वो कौन सी थी? पाली थी। और अशोक मौर्य ने पाली को राजकीय भाषा घोषित किया था। तो मौर्य काल के दौरान हमें आपको पता है ज़्यादातर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है, जैन साहित्य प्राकृत। तो मौर्य काल के समय हमें संस्कृत और पाली भाषा के ग्रंथ काफ़ी देखने को मिलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? शक शासक रुद्रदामन का। इसमें क्या है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्राचीन उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? जूनागढ़। कहां पर है ये? गुजरात में है। जो सौराष्ट्र झील का वर्णन देता है वो अभिलेख। तो वो आगे झीलों का निर्माण और वो वगैरह हमारे ज्यादा है नहीं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। अब देखते हैं हम टिफिन थैलर को। थैले में टिफिन। टिफिन थैलर ने क्या किया? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था 1750 में। पहली बात, अशोक के अभिलेखों को खोजने वाला व्यक्ति टिफिन थैलर। कब? 1750। अच्छा, जो खोजा वो कौन सा था? दिल्ली मेरठ वाला। अब ये दिल्ली मेरठ वाला क्या चक्कर है? अभिलेख तो अशोक ने तो मेरठ में ही लगवाया था ये शिलालेख, ठीक है, लेकिन तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? इसको दिल्ली ले जाता है। इतनी बात। फिर आता है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? पढ़ने की बात आए तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और कब? 1837 में। अच्छा, जो अभिलेख पढ़ा वो कौन सा था? वो था जी दिल्ली टोपरा। जो टॉप में पढ़ा था उसको पढ़ दिया। टॉप को पढ़ा। अच्छा, एक बात और है, जब हम उधर बात करेंगे कि अशोक के जो
शिलालेख हैं उनकी शिलालेखों की संख्या 14 है और 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। इसी तरह स्तंभ लेख जो हैं वो लेखों की संख्या 7 है। तो ये स्तंभ लेख जो है उसमें एकमात्र स्तंभ लेख आगे पढ़ेंगे जिसमें 7 बातें दी हुई है। मैं आपको डिफाइन कर दूंगा स्तंभ लेख और शिलालेख अभी आगे, तो वो तब वहां बात कर लेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लें। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत रही है। भाषा क्या रही है? प्राकृत। भाषा प्राकृत। लिपि, कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामयिक और यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामयिक, यूनानी 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। एक बात और ध्यान रहे कि उसके शिलालेखों में हम जब पढ़ेंगे ना वृहद शिलालेख जो जिनकी संख्या 14 है, उसके अलावा जितने भी उसके अभिलेख मिलते हैं, चाहे वो स्तंभ लेख है, चाहे वो गुहा लेख है, चाहे वो लघु शिलालेख है, सभी की भाषा प्राकृत रहेगी और लिपि क्या रहेगी? ब्राह्मी। उसमें खरोष्ठी, अरामयिक, यूनानी नहीं है। लिख देता हूं यहां पर मैं, क्या बात थी कि वृहद शिलालेखों के अलावा सभी लेख फॉर एग्जाम्पल लघु शिलालेख और स्तंभ लेख, स्तंभ में लघु और वृहद दोनों, और गुहा लेख जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से कर लिए। इन सभी की भाषा क्या रहेगी? भाषा रहेगी प्राकृत और लिपि क्या रहेगी? लिपि रहेगी ब्राह्मी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाषा और लिपि पर बात होगी। अब हम देखते हैं कि ये अभिलेख जो है ये क्या होता है, सिस्टम क्या है। अभिलेख चलिए, अभिलेख है कुछ ना कुछ लिखा हुआ। अब लिखा मान लो शिला पर है। शिला कैसे? ऐसे पत्थर होता है जो, ये मान लो एक पत्थर बिल्कुल जो होता है, शिल अपने जिसको कहते हैं, शिल या पत्थर, ठीक है। पुराने समय में छत भी इसकी बनती थी और मारवाड़ क्षेत्र में उस तरफ चलते हैं तो अपने मरुस्थलीय इलाके में तो कई जगह अभी भी जो छतें हैं इसी शिला की बनी हुई है, छत जो है ना मकान की। स्तंभ हमने पढ़ ही लिए थे, ऊपर से पतले और नीचे से चौड़ाई में जो गोल होते थे, गोल जमीन पर, और उसके ऊपर यहां पर हमने देखा था क्या था, फिर यहां पर देखा था वो उल्टा कमल था, फिर ऊपर देखा था उसके ऊपर फलक थी, यहां मेखला थी, उल्टा कमल था, फिर फलक थी, उसके ऊपर ही ऊपर पशु होते थे, है ना। ये हमने उस समय पढ़ लिया। अब ये शिला है, ये स्तंभ है। गुहा लेख का मतलब है गुफा में जो लिखा गया। इसमें शिलालेख 2 तरह के थे, दीर्घ और लघु। दीर्घ को छोड़कर, दीर्घ में तो भाषा प्राकृत रही है और लिपि 4, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, यूनानी। लेकिन लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेखों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी, प्राकृत ब्राह्मी, इतना ही है। अब क्या है, शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। पहली बात, शिलालेखों की संख्या 14, कितने स्थानों से मिले हैं? 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। अब फिर बात ये कंफ्यूज करती है कि कैसे एक शिला पर
14 बातें लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 बातें। तो लेख कितने हैं? 14 बातें। जैसे अब उसमें अपने पढ़ते हैं कि प्रथम शिलालेख आगे नीचे दिया होगा। प्रथम पहली बात क्या है? पहली बात है पशु बलि जो है वो गलत है, पशुओं की बलि नहीं देनी। दूसरा शिलालेख सीमांत राज्यों की बात करता है। तीसरा शिलालेख जो रज्जुक वगैरह थे उनकी बात करता है। इसी तरह चौथा शिलालेख, पांचवा आगे से आगे मैंने आगे नीचे बता दूंगा, नीचे वाली स्लाइड में। इसी तरह स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख में दीर्घ भी हैं और लघु भी हैं। अभी स्तंभ लेखों पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में पेपर में आया था, उसमें यह लिखा था। अब स्तंभ लेख है कितने? स्तंभ लेख तो हैं 7, यानी कि 7 ही बातें हैं स्तंभों पर। और उसमें भी सिर्फ दिल्ली टोपरा वाला ही ऐसा है जिस पर 7 की 7 पूरी बातें हैं, किसी में 6 हैं, किसी में कम है। शिलालेखों में भी गिरिनार वाला ऐसा है जिस पर 14 बातें हैं। ये डीप है, आपको नहीं पढ़नी है, आपके काम की बात बताता हूं। तो उसमें यह आया कि शिलालेखों की संख्या 6 है, वह 7 स्थानों से मिले हैं। लेकिन इसके उल्टा है, कितने हैं? स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लेकिन वो 6 स्थानों से मिले हैं। शिलालेख 7, कितने स्थान से? 6। और अभी तक अशोक के कितने स्तंभ प्राप्त किए जा चुके हैं? कितने पिलर मिल चुके हैं? कुल 30 मिल चुके हैं। फाहियान ने 6 बताए थे और हवेनसांग उनको 15 बताता था। और अभी तक यह है कि इसके स्तंभ ऐसे पिलर 30 मिल गए हैं। उस पर कितनी बातें हैं? 7। कितने स्थानों से हैं? तो उसमें ये आ जाता है। ठीक है। अब ये दीर्घ और लघु, इसमें अपने को ध्यान रखना, दीर्घ में क्या है, लघु में। गुहा लेख हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, नोट लगा के, दीर्घ शिलालेखों के अलावा अन्य सभी की लिपि केवल ब्राह्मी है। एक एक शिलालेख की अब हम बात करते हैं। शाह कोई व्यक्ति है, वो शाह के पास जाता है, अमीर आदमी के पास। पहले ये जो तोल की इकाइयां चलती थी, मण, सवा मण, है ना, केजी, इसमें अलग अलग चलती थी, क्विंटल। तो वो शाह को कहता है, कोई व्यक्ति शाह के पास जाता है कि शाह मेरे को 1 मण खैर डाल दो। शाह मण खैर पा दो, खैर से खरोष्ठी। तो शाहबाज गढ़ी और मनसेरा जो है ये कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। तो इनकी जो लिपि कौन सी है? वो है खरोष्ठी। तो ऐसा भी आता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अधिकांश अभिलेखों की क्या है? खरोष्ठी है लिपि। फिर आता है लंगमान और तक्षशिला। ये है अपने अफगानिस्तान में। इनकी भाषा क्या है? अरामैक। इनकी लिपि क्या है? सॉरी, अरामैक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, शेर कुना कंधार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेर कुना वाला कंधार में है। क्यों? क्योंकि यह द्विभाषीय और द्विलिपिकीय है। कंधार से जो मिला है, कंधे पर नानी ने आरा चला दिया। अरामैक और यूनानी, अरामैक और यूनानी। नानी ने कंधे पर आरा चला दिया। नानी ने कहा वाह मेरे शेर, है ना, अरे वाह मेरे शेर। नानी कहती है अरे वाह मेरे शेर। तो शेर कुना जो है वो कंधार से मिला है। उसकी भाषा क्या है? अरे नानी। कैसे भी कर लो आपको ना, अरामैक और यूनानी। भाई थोड़ा बहुत ट्रिक से इनको तो याद करना, रटना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक जैसे होते हैं। अरामैक भी होगा, यूनानी भी होगा, खरोष्ठी भी होगा, ब्राह्मी भी होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब ये इतनी जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही फैक्ट बता रहा हूं, इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं एग्जामिनर, इतना ध्यान रहे। बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं ये बात मैं आपको। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख जो है इसमें क्या लिखा है अशोक ने? पशु बलि वर्जित, पशु बलि बंद। पशु बलि को क्या कर दिया? बंद
करवा दिया। द्वितीय शिलालेख, सीमांत जो राज्य थे उनका उल्लेख। सीमांत कौन से? चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, ये सीमा, ये थोड़ा डार्क है, ये ठीक है। तो सीधा ही प्रश्न आ सकता है कि सीमांत राज्यों का उल्लेख किसमें है? चोल, चेर, पांड्य, इनका द्वितीय शिलालेख में। फिर आता है अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, युक्त, रज्जुक। तो इनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? युक्त और रज्जुक का। तो ये उल्लेख मिलता है तृतीय शिलालेख में। फिर आगे हम चलते हैं चतुर्थ। चतुर्थ जो शिलालेख है उसमें अशोक ने धम्म घोष की बात की है। देखो, कलिंग की विजय अशोक की, हालांकि यहां उल्लेख नहीं करते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कलिंग में उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, यानी कि भेरी घोष को। तो अशोक क्या करेगा? भेरी घोष की जगह धम्म घोष चलाएगा। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पांचवा। 4 में धम्म घोष, 5 में महामातर। 5वां महामातर, ऐसे याद करना, 5वां महामातर, 5वां महामातर। बार बार कहोगे तो वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, क्योंकि अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए एक नया धर्म चलाया था, उसको कहते हैं अशोक का धम्म। तो उसके लिए उसने पहले धम्म घोष की बात कर दी, फिर उसके पालन के लिए प्रजा उसका पालन करे, फिर वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है उसकी देख रेख के लिए, वो थे धम्म महामात्र। ये बात उसने एक शिला पर 5 नंबर पर लिखी है, तो उसको कहते हैं 5वां शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें के बाद आता है छठा। इंपॉर्टेंट है छठा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्यों? सीधी पंक्ति ऐसी लिखी आती है अक्सर, हालांकि फर्स्ट ग्रेड में इसके चांस कम है, स्तंभ लेखों की विशेषताओं पर, कला पर, उस पर ज्यादा आ जाते हैं। ये रीट है आपकी, सेकंड ग्रेड है, इनमें तो ये प्रश्न आते ही आते हैं, यहां चांस रहते हैं ज्यादा। देखो, अशोक लिखा आ जाता है कि किस शिलालेख में ये उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि मैं कहीं भी हूं, चाहे शयन कक्ष में हूं, चाहे रसोई में, कहीं भी हूं, प्रतिवेदक प्रजा की सूचना मुझे कहीं भी दे सकता है। प्रतिवेदक कभी भी सूचना दे सकता है। प्रतिवेदक कौन था? संदेशवाहक। कौन था? संदेशवाहक। ये कहता है, बस आपने इतना याद रखना है, प्रतिवेदक कहीं भी सूचना दे सकता है, इतनी लाइन। ये किसमें है? छठे शिलालेख में। 12वां, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 अपने को कुछ नहीं देखना, उसके बाद सीधा 12वां धार्मिक सहिष्णुता की, सभी धर्मों की समानता की बात करता है अशोक मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, रीट में भी 1-2 बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, और फर्स्ट ग्रेड वालों की इच्छा भी हुई तो पूछेंगे जरूर। पहला तो कि कलिंग विजय का उल्लेख किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में। दूसरी बात यह पूछा था रीट 15 वाले में कि किस शिलालेख में विदेशी राजाओं का नाम दिया गया है? तो सीरिया का एंटियोक, एंटीगोनस मैसिडोनिया का था, मैसिडोनिया का। मिस्र का कौन सा? मिस्र का था टॉलमी। ऐसे करके कुल 5 राजाओं को आप इन 3 के याद कर लेना। हो सकता है अगर मिलान में आ गया तो ये 3 याद हैं तो मिलान हो जाता है। एंटियोक सीरिया का, एंटीगोनस मैसिडोनिया का, और मिस्र का टॉलमी फिलाडेल्फ। सिर्फ सिलेक्टेड मैटर बताऊंगा आपको। फिर एक बात, जो 13वां शिलालेख था उसमें देखो, यहां मान लो एक शिलालेख है,
पुराना है। सभी में 14 बातें मैंने आपको बताई नहीं है, किसी में 13 है, किसी में 12, किसी में। तो जो 13वां शिलालेख है ना, उसमें 11, 12 और 13 नंबर पंक्ति जो है ना वो अलग है। यह भी पूछा जा सकता है कि कलिंग के शिलालेख में कौन सी पंक्तियां अलग है, 11, 12 और 13 नंबर। फिर बात आती है कोई शिलालेख होगा वो टूट गया होगा, शिलालेख होगा वो टूट गया होगा, तो उसका मान लो नीचे से 2 टुकड़े हो गए उसके, है ना, एक टुकड़ा ये वाला हो गया और एक ये वाला, तो उसको नाम दे दिया प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख। ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख, ये नाम दिया। अब इसमें अपने को ये याद नहीं रखना, इसकी एक बात याद रखनी है, क्या सभी प्रजा मेरी संतान है, सभी प्रजा मेरी संतान है। अशोक किस शिलालेख में कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है? देखो ऑप्शन में प्रथम शिलालेख भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पृथक शिलालेख, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात। 14 शिलालेख तक हम पहुंच गए, 13 हैं तो मतलब 14 ही है, 14वें में कुछ है ही नहीं अपने काम का। ये कलिंग वाली बात होगी। अब बात करते हैं लघु शिलालेख की। इसमें सिर्फ अपने को 2 ही बातें पढ़नी है लघु शिलालेख में। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए बाबरू या बैराठ जो जयपुर में है, बाबरू या बैराठ जो जयपुर में है, ये अशोक का लघु शिलालेख है। पहली बात, हम पढ़ते समय अक्सर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सत्य असत्य में बातें दे दे वो कि अशोक के वृद्ध शिलालेख, बाबरू के शिलालेख में बताया गया कि वो त्रिरत्न का पालन करता था, तो वो लघु शिलालेख है। अगर एग्जामिनर देखो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रश्न बनाता है, तो पहली बात ऐसा आपसे बदला लेगा नहीं एग्जामिनर। इससे संबंधित 2 बातें आपको याद रखनी है। कहां पर है बाबरू? जयपुर में। दूसरा, अशोक किस शिलालेख में कहता है कि वह बुद्ध शाक्य है? बाबरू शिलालेख में। एक प्रश्न और बनता है इससे संबंधित कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किससे पता चलता है? या कह दें अशोक त्रिरत्नों का पालन करता था। त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है बाबरू शिलालेख से। उसके बौद्ध अनुयायी होने का पता चलता है। क्लियर बात? फिर बात आता है, यहां आती है, ये गुर्जरा जो है वो एमपी में है, बाकी सारे कर्नाटक में है। ये भी कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में और ये भी कर्नाटक में। ठीक है, तो इसको पहले तो ये ध्यान रखना है कहां पर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 4 जो लघु शिलालेख हैं, इसमें अशोक का मूल नाम मिलता है। अशोक, हालांकि वैसे एनसीईआरटी कहती है कि इसका नाम अशोक नहीं है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी अशोक। ये मानती है एनसीईआरटी, अशोक। अशोक का मूल नाम किसमें मिलता है? 4। मास्क ना लगाया तो गुजर जाओगे। मास्क की गुर्जरा नेटुर उदयगोलम, मास्क ना लगाया तो गुजर जाओगे। मास्क की गुर्जरा नेटुर उदयगोलम, इसमें अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। बाकी में क्या मिलता है? तो बाकी जगह अशोक की उपाधि कौन सी? देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, ये उपाधि मिलती है। इतनी बात समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेख,
देखो है तो थोड़ा रोल की दौल तो होता है भाई, बाद में मत कहना कि आल्यो, है ना, पता ही नहीं चला, तो आल्यो वाली बात ना हो जाए। हमने शिला अभिलेखों की एक शाखा शिलालेख को देखा, जिसमें वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में हमने बाबरू का, और उसके बाद मास्क ना लगाया तो गुजर जाओगे, तो मास्क की गुर्जरा, नेटुर, उदयगोलम, उसमें गुर्जरा एमपी में है, बाकी तीनों कहाँ से मिले हैं वो लघु शिलालेख? कर्नाटक से। चलिए स्तंभ की बात करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले खोजा गया दिल्ली मेरठ, और सबसे पहले जो पढ़ा गया, पढ़ा वहीं जाएगा जो टॉप में होगा, दिल्ली टोपरा, क्योंकि मेरठ और हरियाणा के पास जो टोपरा है, यहां से दोनों स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था, इसीलिए इसका नाम दिल्ली मेरठ शिलालेख स्तंभ लेख है, और दूसरे का भी नाम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। इतना ध्यान रहे। मैंने आपको कहा था कि स्तंभों पर 7 बातें दी हुई है, तो 7 स्तंभ लेख है, उसमें सिर्फ दिल्ली टोपरा वाला ही है जिसमें 7 है, बाकी में सिर्फ 6 ही लेख मिलते हैं। 6 लेख का मतलब 6 बातें, इसमें 7 है। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, यहां मैं जो कल की पहले वाले पार्ट में एक त्रुटि रह गई थी, रामगढ़ लिखा गया था, वो था रामपुरवा। कहां पर है? ये है चंपारण में, ये सारे चंपारण में है, ये भी चंपारण में है। चंपारण कहां है? बिहार में। पिछली फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 15 वाली जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें चंपारण आंदोलन पर प्रश्न पूछा गया था। तो लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में है। रामपुरवा वाला हमने देखा था, जिस पर एक पर बैल बना है, एक पर सिंह बना है। चलिए स्तंभ लेखों के बारे में हमने ये तो देख लिया है ना। अब जो मुख्य चीज है, इससे पूछे जाने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, कियम चू धम्मे। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में पाली भाषा में कहता है कियम चू धम्मे, मतलब धम्म क्या है। आप खुद ही पूछता है और खुद ही इसका जवाब देता है। तो यहां यह प्रश्न कैसे बनेगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख में या किस लेख में धम्म की परिभाषा मिलती है? तो धम्म की परिभाषा किसमें मिलती है? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। इतना ध्यान रहे, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। फिर आप एक काम और करना, चतुर्थ स्तंभ लेख के बारे में अगर किसी को पता है कमेंट करके बताओ, जितने लाइव पे चल रहे हैं, और नहीं तो आप खुद देखना कि चतुर्थ स्तंभ लेख में क्या है। चलिए अब लघु स्तंभ लेख पढ़ते हैं। लघु स्तंभ लेख अपने को कौन कौन से देखने हैं? सांची और सारनाथ। सांची और सारनाथ, यहां पर कंगनहल्ली, जो उस दिन मैंने लिखा था ना शिलालेखों में, स्तूप में कंगनहल्ली, जहां से अशोक की मूर्ति मिली है, कर्नाटक में है, वो कंगनहल्ली को भी याद रखना है। वैसे ही याद आ गया। चलो, सांची और सारनाथ, यहां पर लघु स्तंभ लेख मिले हैं। इसमें लिखा क्या गया है? इसमें संबोधित किया गया है जो धम्म महामात्र थे, उनको क्या किया गया है? संबोधित किया गया है एक धमकी भरे मैसेज के रूप में। अगर धम्म का पालन नहीं किया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। क्यों? कौशांबी का जो लघु स्तंभ लेख है, इसको रानी का लेख भी कहते हैं। रानी का लेख, एक नंबर बात। दूसरा,
एकमात्र अशोक का ऐसा लेख है जिसमें अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी, पत्नियां तो बहुत थी लेकिन एक का ही जिक्र होता है पत्नी का, कारुवाकी का, मतलब कारुवाकी मां है और उसका पुत्र, अशोक की मां नहीं है, अशोक की तो पत्नी है, ठीक है, और उसके पुत्र तीवर का। अपने परिवार के सदस्यों में इन दोनों का, एक पत्नियां बहुत थी लेकिन उसकी एक पत्नी का उल्लेख मिलता है कारुवाकी का, और एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है किसमें, कौशांबी के लेख में कह सकते हैं, इसको इलाहाबाद वाला भी कह सकते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इसको रानी का लेख इसीलिए कहते हैं क्योंकि रानी का इसमें उल्लेख किया गया है। ये हो गई स्तंभ लेख और शिलालेखों की बात। अब साहित्य सर्जन पे बस इसको जल्दी खत्म करते हैं। मौर्य काल में साहित्य के क्षेत्र में दो भाषाओं का प्रचलन था, संस्कृत और पाली। एक साहित्य सृजन की भाषा थी, कौन सी, संस्कृत, और एक जनसामान्य की भाषा थी, कौन सी, पाली। अशोक क्या करता है, पाली भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा देता है। ये तो ऊपर मैंने बातें आपको बता दी है, बस यहां से प्रश्न के चांस रहते हैं, इसको अपने डिफाइन करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौन करता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीन जने नहीं है ये, कहीं को तीन जनों ने मिलकर किताब लिखी, एक ही नाम है, या तो कौटिल्य कह दो या चाणक्य कह दो या विष्णुगुप्त कह दो। अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, पहली बात। इसको मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहते हैं। फिर इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और कुल 6000 श्लोक हैं। 15 अध्याय, 180 अधिकरण और 6000 श्लोक, ये ध्यान रहे। इसमें ये कुछ है, लेखक इसके ये हैं। यह एक राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं, और इसको मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। कौटिल्य को मैकियावली भी कहा जाता है भारत का। फिर बात आती है कि यह चंपू शैली में है, मतलब इसकी भाषा क्या थी, संस्कृत। भाषा क्या रहेगी, संस्कृत। तो चंपू शैली कौन सी होती है, जो रचना गद्य व पद्य, कहानियों और कविताओं दोनों में हो, उसको कहते हैं चंपू शैली। तो संस्कृत भाषा है, राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, भारतीय समाज का दर्पण कहते हैं। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। अब ये बात, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, 9 प्रकार के दासों का। फिर राज्य के सप्तांग सिद्धांत का, राज्य के कि राजा के पास क्या क्या, उसका एक अच्छा मित्र होना चाहिए, सेना, वो सप्तांग सिद्धांत। इसको भारत का मैकियावली कहते हैं, मैकियावली जिसने द प्रिंस लिखी थी। अब ना यहां से टेक्निकल प्रश्न आ सकता है, कैसे कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता। ये तो एक बार आरएस उसमें आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कम उल्लेख मिलता है। तो उसमें गुप्तचर थे और 2-3 चीजें थी, पर कृषि में बहुत कम कृषि के बारे में बताया है। फिर ताजुब की बात, मौर्य काल की रचना मानते हैं इसको विद्वान, हालांकि विद्वानों में भी मतभेद है, पर अपने वहां तक नहीं जाना, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। इसमें तत्कालीन राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई जिक्र नहीं, एवं मौर्य प्रशासन का भी कोई उल्लेख नहीं। नगर के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं, सैन्य प्रशासन के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। हां, दासों, अब मिलता क्या क्या है
ये चीज नहीं मिलती। आपको ऐसे शॉर्ट में लिखना है, कोई किताब कुछ भी, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास करना। राजा, नगर, सैन्य, कृषि नहीं, कृषि में थोड़ा बहुत मिलता है। फिर बहुत मेहनत के बाद ये चीजें तैयार होती है। मिलता क्या है? दासों के बारे में आपको पता है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अकाल, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगोरा बंगाल से जो मिला है शिलालेख, वहां से अकाल का उदाहरण मिलता है। यह भी अकाल की बात करता है, गुप्तचर अवस्था की और व्यापार और राजस्व की बात करता है। किसी राजा का नाम नहीं दिया उसने। हाँ, ऐसा कहा है कि मान लो कि इस समय यहां अकाल पड़ते थे। चलिए, तो अकाल और दास जरूर याद रखना, इनका उल्लेख करता है वो। अब जो मैगस्थनीज होगा जिसने इंडिका लिखी, वो ठीक इसके विपरीत। मैगस्थनीज की इंडिका में अकाल और दास का उल्लेख नहीं मिलता, ये ध्यान रहे। तो आप ये सोच लेना कि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, वो अकाल का जिक्र इसलिए कर रहा है ताकि वो बता सके कि हमारा राजा जो है वो कितना कल्याणकारी है। जब अकाल पड़ता है तो राजा प्रजा का बहुत सहयोग करता है, उन्हें दान दक्षिणा देता है, अपने राजा को एक बड़ा दिखाने के लिए। तो उसने अकाल का उल्लेख किया है। कहते हैं कि डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में अर्थशास्त्र ग्रंथ को संकलित करके प्रकाशित करवाया था, इसलिए श्याम शास्त्री का नाम दिया हुआ है। इंडिका गाड़ी है, यहां तो किताब है किसकी? मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज की इंडिका में पहली बात तो आपको बता दूं, अब ये उपलब्ध नहीं है। तो कौन इसका उल्लेख करते हैं? जैसे स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, डियोडोरस हो गया, ऐसे करके कुछ लोग जो हैं यूनानी लोग, वो इसका उल्लेख करते हैं। यूनानी भाषा में ये है इंडिका, वो संस्कृत में थी, अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, मौर्य प्रशासन का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन में कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी होती है और मैगस्थनीज की इंडिका भी। तो आपको इंडिका करनी है। अब मैगस्थनीज कौन था, कहाँ था, आपके नहीं ध्यान तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस मास्टर के लोगों को नहीं ध्यान होता। मैगस्थनीज वैसे सेल्यूकस निकेटर का अपने राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 में आया। तो सेल्यूकस निकेटर वगैरह अपने को कुछ नहीं उसके बारे में जानना। उसकी बेटी का विवाह हुआ इससे, हेलेना का नहीं हुआ, कुछ नहीं, उधर नहीं ध्यान देना, सिर्फ काम की बात। मौर्य प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, कश्मीर की हिमालय की एक खान का, सोने की खान का उल्लेख करता है मैगस्थनीज, जिसका नाम है दर्दिस्तान। कहते हैं कि एक विशेष प्रजाति के कीड़े मकोड़े या चींटियां वहां है जो कि वहां से सोना निकालती है। ये दर्दिस्तान सोने की खान का उल्लेख करता है। अब इंडिका में क्या मिलता है? सब प्रश्न आए हुए हैं जो यहां डाले हैं। इंडिका में मिलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जिस तरह से यूनान में दास प्रथा थी, भयंकर, बहुत खतरनाक, ठीक है, उतने बड़े पैमाने पर भारत में नहीं थी, इतना ध्यान रहे। जैसी यूनान में वैसी भारत में नहीं थी, ऐसा उल्लेख किया उसने। फिर वो क्या कहता है? अकाल नहीं पढ़ते थे। फिर वो क्या कहता है? भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। वो अनपढ़ गवार थे, इनको कुछ पता ही नहीं था। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। चलिए, ये नहीं वाली बात में आ गई। कौटिल्य इसका भी जिक्र करता है, इसका भी। वो कहता है मैगस्थनीज कहता है दास नहीं, अकाल नहीं। चलिए, समाज को 7 भागों में बांटा है। ये भी प्रश्न पूछने के चांस रह सकते हैं कि कौन सा समाज का हिस्सा नहीं है। वैसे वो जैसे कौटिल्य ने 4 प्रकार के समाज को 4 भाग बताए हैं, इसने 7 बताए हैं। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ध्यान रहे, जो समाज के 7 अंग बताए हैं उसमें दास नहीं है। एग्जामिनर देगा तो ऑप्शन में लिख देगा जो मैगस्थनीज ने समाज का जो विभाजन
किया निम्नलिखित में शामिल नहीं है, तो उसमें वो दास दे देगा। आपको पता है दास का उल्लेख नहीं करता, तो समाज में भी वो दास को नहीं मानता, इतना ध्यान रहे। डॉक्टर स्वानबेक ने 1846 में मैक्स नीज की इंडिका को संकलन करके प्रकाशित करवाया था, क्योंकि मूल बुक उपलब्ध नहीं है। सत्य असत्य में बातें आ सकती है, हूबहू बोली हुई। मैक्स नीज इंडिका में सैंड्रोकोट्स नाम के एक राजा का उल्लेख करता है। ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम है। अब मैं आपको पूछूं, मैंने इसी क्लास में बताया आपको, कमेंट करके बताओ जितने लाइव में है, कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्राचीन उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? लो बताओ कमेंट करके, देखते हैं। सैंड्रोकोट्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। अन्य स्रोत में देखते हैं जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। सोमदेव की कथा सरित सागर, शूद्रक की मृच्छकटिकम, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, ये कल्प सूत्र अब दिमाग से निकल गया किसकी है? आप चलो बताओ, तब तक मेरे याद में आ जाएगा। ये विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसकी विशेष बात बता देता हूं आपको, इनमें तो कोई बताने लायक बात नहीं है इनमें, बस इतना ध्यान रखना है, ये मौर्य काल की जानकारी देती हैं, पर इनकी रचना मौर्य काल में नहीं हुई। जैसे मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने ये लिखी तो गुप्त काल में है, पर मौर्य काल की जानकारी देती है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में एक शब्द दिया है, क्या? वृषल। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल का बताया है। वृषल कुल मतलब निमन कुल का, वृषल कुल निमन कुल। किसको बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इतना आपको ये ध्यान रखना है। ये इनसे जानकारी मिलती है, पर ये रचनाएं मौर्य काल के समय की नहीं है, इतना ध्यान रहे। भद्रबाहु की कल्प सूत्र, चलो ये आप अपने आप ध्यान रख लेना। दीपवंश, महावंश, इनमें विष्णु पुराण में इनका जिक्र किया हुआ है। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, इनमें इसका जिक्र मिलता है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ये भी पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का, पूरे जम्बूद्वीप का, जम्बूद्वीप भारत का नाम है। ये भी आप देखना, ये टेस्ट शेड्यूल में जो 2 पार्ट दिए हुए हैं उसमें आता है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम जो जम्बूद्वीप है वो किस में दिया हुआ है, बताना। आप अभी याद है तो कमेंट कर दो। तो दीपवंश और महावंश में पूरे जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये मैं जो कह रहा हूं ना कि टेस्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, कमेंट करके बता दो, ये जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके शेड्यूल में दिया है। फर्स्ट पेपर का शेड्यूल में जल्दी अलग से बना दूंगा, टेलीग्राम में सूचना डाल दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लेना। महास्थान और सोहागोरा ये ताम्रलेख हैं, इसका जिक्र मैंने कर दिया। इसमें अकाल का वर्णन है और ये किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। चलिए जी, इतनी बातें थी इसमें मौर्य काल का साहित्य। और जो एक बात और ध्यान रखना, मौर्य काल के समय वल्लय कूपों का प्रचलन शुरू हुआ था। घेरदार कुएं, वल्लय कूप, इतना ध्यान रख लेना। बस ये इंपॉर्टेंट बातें जो थी आपने ध्यान रखनी है, इतनी याद रहनी चाहिए आपको। आगे तो कुछ है ही नहीं स्लाइड में, बस ये सारी स्लाइड आपको
याद रहनी चाहिए, चाहे स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना। मैं इसीलिए ऐसा बनाता हूँ ताकि आप इनका या प्रिंट निकालो या कुछ भी, कुछ तो मैं लिख देता हूँ, कुछ आपको अलग से लिखना हो, जैसे जैसे प्रश्न मिले आप क्या है अलग से इसके साथ ऐड कर लो। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है क्लास आगे कुछ दिन तक ऑफ रहे, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कुछ मेरे को जाना भी है कहीं, तो टेस्ट शेड्यूल बना के डाल दूंगा, फिर उसके बाद आगे की क्लासें निरंतर रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।